मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 12th क्लास के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके लिए लाया हूँ राजनीति विज्ञान के सभी चैप्टर, सभी अध्याय। मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपका एक भी प्रश्न इस विषय से छूटे नहीं। आप इसके लिए मेरा सब्सक्राइब करिए, मुझे बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको जितने भी वीडियो है राजनीति विज्ञान 12th आर्ट्स से संबंधित वो सभी आपको प्राप्त हो सके। चाहे वो CBSE हो, चाहे MP बोर्ड हो, किसी में भी आपके एक भी प्रश्न उस सब्जेक्ट से बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। मैं पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। आज मैं समझाऊंगा आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन। कल मैंने आपको मुख्य रूप से समझाया था शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। आज उसी के दूसरे सेकंड हम समझाएंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या होता है? गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष मतलब नहीं, गुट मतलब दल या कोई संगठन, मतलब किसी भी संगठन में शामिल ना होना, एक अलग ही चलना, उसे कहा जाता है गुट निरपेक्ष। तो गुट निरपेक्षता को समझेंगे जिसने कि विश्व में एक अलग पहचान बनाई थी और विश्व परिदृश्य में अपना एक अलग नाम रखा था। गुट निरपेक्ष आंदोलन किसे कहते हैं, इसका अर्थ, पहचान, सभी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सबसे पहले प्रयोग, गुट निरपेक्ष शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज लिस्का ने किया था। जॉर्ज लिस्का ने बताया था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन भी है, गुट निरपेक्ष है। गुट निरपेक्ष आंदोलन किसे कहा गया? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन उसे कहा गया, मैंने भी समझाया था आपको, जो दोनों गुटों से दूर रहे और एक नए गुट का निर्माण करे, उसे गुट निरपेक्ष कहा गया था। उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद दुनिया दो भागों में बढ़ गई थी। एक अमेरिका समर्थित सीटो-नाटो संगठन, सैनिक संगठन, दूसरा वार्सा पैक्ट, सोवियत संघ समर्थित सैनिक संगठन। कुछ देश इन दोनों गुटों में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, एक नए गुट की सोच रहे थे, उसे कहा गया था गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्ष आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम जाते हैं तो वो है बड़ुंगा सम्मेलन। बड़ुंगा सम्मेलन इंडोनेशिया की राजधानी बड़ुंगा में कुल 29 राष्ट्रों ने मिलकर यह निर्णय लिया था कि किसी प्रकार का संगठन बनाया जाए जो दोनों गुटों से, दोनों सैनिक गुटों से दूर रहे, उसे कहा गया था गुट निरपेक्ष आंदोलन। 1955 में यह सम्मेलन हुआ था। अंत में ये अपने क्रियान्वित रूप में मुख्य रूप से जो आया है वो आया है 1961 बेलग्रेड में 25 राष्ट्र अध्यक्षों ने मिलकर इस गठबंधन का, इस संस्थान का, इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुरुआत की थी, प्रारंभ की थी। इसके संस्थापक मुख्य रूप से त्रिमूर्ति 3 लोग माने जाते हैं। हम बात करते हैं जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत से, मार्शल टिटो यूगोस्लाविया से और मिस्टर नासिर मिस्र से। इन तीनों ने ही मिलकर मुख्य रूप से इसमें भूमिका निभाई थी और ये संस्थापक माने जाते हैं मुख्य रूप से। देखा जाए गुट निरपेक्ष आंदोलन ने बताया किसी भी गुट में शामिल ना होता, क्योंकि उस समय 2 गुट बन गए थे, अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों गुटों से दूरियां बनाई, एक नए गुट का निर्माण किया, इसे कहा गया था गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्षता। नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट की कैसे पहचान करेंगे? अब क्या पहचान है, क्या विशेषता है इनकी? सब देश तो होते ही है, लेकिन क्या पहचान है इनकी भाई कि गुट निरपेक्ष है ये? तो सबसे पहली पहचान है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ये शांतिपूर्ण सहअस्तित्व अपनाने की कोशिश करेंगे, अपने अपने देशों में दोनों खुश रहेंगे सब लोग, सब देश। कोई किसी पर भी किसी प्रकार का सैनिक हमला नहीं करेगा। स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएंगे, कोई भी देश इन पर कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाएगा। इनकी अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की विदेश नीतियां होगी, स्वतंत्र विदेश नीति होगी। सैन्य गठबंधन का पृथक, दोनों देश, जो देश इसके अंदर शामिल होंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो देश शामिल होंगे, वो सैन्य गठबंधन से, 2 प्रकार के सैन्य गठबंधनों से अलग रहेंगे, पृथक रहेंगे। साथ ही अपने देश में, अपनी भूमि पर किसी भी देश का सैनिक हवाई अड्डा नहीं बनने देंगे, मतलब सैनिक भूमि किसी को नहीं देंगे ताकि वो अपने यहाँ पे सैनिक गतिविधियां कर सके। यह इसकी पहचान थी। साम्राज्यवाद, नस्लभेद, रंगभेद, जाति भेद, जो मानवता विरोधी नीति थी, इन सब का ये विरोध करेंगे। ये इसकी पहचान थी, ये इसकी विशेषता थी। पहचान को ही हम विशेषता बना सकते हैं, विशेषता समझा सकते हैं। सम्मेलन कितने प्रकार के होते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन 2 प्रकार के होते हैं। एक सम्मेलन होता है शिखर सम्मेलन, दूसरा होता है विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। शिखर सम्मेलन जिसमें कि राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्र के प्रमुख भाग लेते हैं, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति प्रमुख
वह भाग लेगा। भारत का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री इसमें भाग लेते हैं। इसे बोलते हैं शिखर सम्मेलन। मुख्य रूप से विदेश मंत्री, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री ही भाग लेते हैं। तो दो प्रकार के सम्मेलन होते हैं, शिखर सम्मेलन जिसमें राष्ट्र प्रमुख भाग लेते हैं, और दूसरा होता है विदेश मंत्रियों का सम्मेलन जिसमें विदेश मंत्री भाग लेते हैं। हम प्रमुख सम्मेलनों की बात करें तो नंबर 1 सम्मेलन का आपका एग्जाम पूछा जाता है, वो होता है सबसे पहले सम्मेलन का हुआ था, आपका प्रथम सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड यूगोस्लाविया में 1961 में, जिसमें 25 राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया था। इसमें 27 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया गया था कि किस प्रकार से इनकी रणनीति होगी, किस प्रकार से ये कार्य करेंगे। दिल्ली में हुआ 7वां सम्मेलन। 7वां सम्मेलन कहाँ हुआ पूछ सकता है आपसे, तो ये भारत में हुआ, दिल्ली, जिसका भारत 1983 में हुआ था। 96 राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया था। इसमें परमाणु, इसकी विशेषता क्या थी? परमाणु मुक्त क्षेत्र की इसे मांग की गई कि पूरा विश्व को परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाया जाए। अगला था आपका बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया में हुआ था 1979 में, 89 में, यहाँ पर 102 संख्या की हो गई थी किनकी? राष्ट्रों की। इस सम्मेलन में, इस सम्मेलन में 102 संख्या हो गई थी और तनाव शिथिलता की मांग की गई थी। क्या बहुत हो चुका है? अब तनाव को समाप्त किया जाए, तनाव कम किया जाए, यह इसका मुख्य उद्देश्य था इस सम्मेलन का, यह लक्ष्य था इसका। अंतिम हुआ था अभी बाकू में, अजरबैजान में 2019 में। इसमें 120 राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया था। प्रश्न आता है कि भाई गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या उपलब्धियां रही, क्या प्राप्त किया इसने, क्या प्रदान किया इसने? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां रही, विश्व शांति सुरक्षा को बढ़ावा मिला, इससे विश्व में शांति सुरक्षा इनको बढ़ावा मिला गया। शीत युद्ध में तनाव शिथिलता आई, शीत युद्ध में तनाव कम हुआ, तनाव शिथिलता आई। निशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला, लोगों ने निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया, शस्त्र की जो होड़ थी वह कम हो गई। गैर उपनिवेशीकरण को बल मिला, रंग भेद, नस्ल भेद, जाति भेद का विरोध किया गया, और छोटे छोटे जो देश थे उनको एक नया मंच मिला, इनको एक आवाज मिली, वो अपनी एक बात रख सकते थे, एक मंच मिला उनको। 1961 हम देखें कि जहाँ 25 संख्या थी राष्ट्रों की इसमें, तो आज देखते हैं वर्तमान में इन राष्ट्रों की संख्या 120 हो गई। अब बात करते हैं हम कि भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता को क्यों अपनाया गया, इसमें क्या भूमिका रही, भारत देश की इसमें भूमिका क्या रही, भारत देश ने इसने क्यों अपनाया? तो भारत देश ने अपनाने का मुख्य कारण था विश्व शांति की भावना। भारत चाहता था कि विश्व में शांति बनी रहे, क्योंकि उस समय भारत नया नया आजाद हुआ था, क्योंकि पहले हम 2 युद्ध लड़ चुके थे, प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध। तीसरा विश्व युद्ध नाम इसलिए हमने इसको अपनाया। दोनों गुटों से आर्थिक सहयोग प्राप्त करना है। उस समय दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई थी, हम दोनों गुटों से आर्थिक सहयोग प्राप्त करने की उस समय इच्छा रख रहे थे, चाहे वो अमेरिका हो चाहे सोवियत संघ। स्वतंत्र निष्पक्ष नीति, हम इसके माध्यम से हमारी स्वतंत्र निष्पक्ष नीति बना सकते थे, किसी के दबाव में किसी प्रकार का काम नहीं कर सकते थे। अपनी विशिष्ट पहचान, इसके माध्यम से हम अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान बना सकते थे कि भारत ने ही ये काम किया, भारत ही आगे बढ़ा इस क्षेत्र में। एशियाई व अफ्रीकी देशों का नेतृत्व, भारत देश उस समय एशियाई अफ्रीकी देशों का नेतृत्व करने का विचार कर रहा था, सोच रहा था कि मैं इनके नेतृत्व करूँ, इसलिए अपने राष्ट्रीय हित, ये अपनाने से भारत का राष्ट्रीय हित अलग विशेषता, क्योंकि ये सभी देशों से अपने देश का विकास कर सकता था, क्योंकि हम नए नए आजाद हुए थे उस समय। अगर हम किसी एक गुट में शामिल होते तो एक गुट के देशों का फायदा मिलता। इस निरपेक्ष आंदोलन को अपनाकर हम सभी देशों से लाभ प्राप्त कर सकते थे, बेनिफिट प्राप्त कर सकते थे। ये दोस्तों, ये मैंने समझाया आज आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन। जय हिंद, जय माँ भारती, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि अगला जो भी नोटिफिकेशन है, अगला जो भी आपको वीडियो हो प्राप्त हो सके।